हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक है यूनियन जुडिशरी और ये कंटिन्यूएंस में है। इससे पहले एक पार्ट में कर चुका हूँ। डिटेल्स बेसिक्स में उसमें बता चुका हूँ। इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें कंप्लीट मैं आपको ये बता चुका हूँ सुपर सेशन ऑफ जजेस क्या था, और हम एक स्टोरी भी डिस्कस कर चुके हैं उसमें। किस तरीके से गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा अभी इस क्लास में, अदरवाइज फालतू में टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इससे पहले वाला पार्ट जो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं आज की। आज हमें देखना है, आज हमारा टॉपिक होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, क्या प्रोसेस है आज के टाइम में और पहले क्या प्रोसेस था। साथ ही साथ सीजीआई कैसे अपॉइंट होते हैं, किसके पास पावर अपॉइंट करने की, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने आप अपॉइंट करेंगे, प्रोसेस क्या होगा वो देखना आज हमें। इसके लिए आ जाओ आप 124 की एक क्विक रिवीजन, क्विक इसकी रीडिंग करते हैं। ऑल दो हम ये रीडिंग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, क्विक रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स पे लेके चलूंगा और हमें क्या करना है आज उस पे चलेंगे। तो 124 एक बार देखते हैं, क्विक रीडिंग करेंगे इसकी, क्योंकि हम ये कर चुके हैं पहले पिछली क्लास में। There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a large number of not more than 7 other judges। ठीक है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो 1+7 का प्रोसीजर था। पहले हमारे पास 8 जजेस थे स्टार्टिंग में। आज के टाइम पे 1+33 है, इन टोटल 34 है। इसको डिटेल में हम कर चुके हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट कब हुई, कैसे हुई, ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal। इस पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट को जो ब्रैकेट में है पार्ट, इसको नहीं पढ़ना क्योंकि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। नीचे आ जाओ, मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट हमें पढ़ना है। आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। ये वाला पार्ट हमें पढ़ना है। जो ऊपर ब्रैकेट में पार्ट है ना, उसको कैंसिल कर दो, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ब्रैकेट वाले पार्ट की जगह ये पार्ट पढ़ना है। और उसके बाद शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है। ठीक है। इशू है, इशू क्या है, मैं आपको पहले इशू समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। इशू क्या था कि सुप्रीम कोर्ट, देखो, तीन हमारे पास तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। ठीक है ना। ये तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक लेजिस्लेचर और एक होती है जुडिशरी। ठीक है। अभी हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, जुडिशरी को, यूनियन जुडिशरी, चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशन। इसे ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, सब करेंगे। फिलहाल हम जुडिशरी कर रहे हैं। तो ये तीन ऑर्गन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है। तो अब इसमें इशू क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर आप यहाँ पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा कि यहाँ लिखा हुआ है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी अपॉइंटेड बाय ये प्रेसिडेंट। मार्क इसको मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, प्रेसिडेंट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अब इशू क्या हुआ कि प्रेसिडेंट किस में आता है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ही समझ के चलो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा प्रेसिडेंट जो करता है वो ऑन द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे करता है प्रेसिडेंट, जो भी करता है। आर्टिकल 74 हम जब करेंगे तब की बात है, तब मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है।
अभी जो मैं इशू समझा रहा हूँ वो इशू समझो आप कि इशू क्या बता रहा हूँ मैं। तो प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाएंगे, हम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड हो जाता है इसमें, एक तरीके से गवर्नमेंट मान लो। गवर्नमेंट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की पावर हमारे पास है, और दूसरी साइड सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद अपॉइंट करेगा। तो इशू ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास होगी। देखो, इशू समझना, इशू समझोगे तभी आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस या फिर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने की पावर किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट के पास प्रेसिडेंट के थ्रू होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास खुद होगी? इशू सिंपल है, किसके पास पावर होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने की? तो अब आगे चलते हैं। इशू आ गया होगा आपके समझ में कि पावर किसके पास है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने की। ठीक है, सिंपल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सुपर सेशन का, सुपर सेशन का मैटर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देख ली है और आप सुपर सेशन समझते हो क्या होता है। तो सुपर सेशन में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सीजीआई अपॉइंट कर रही थी। गवर्नमेंट का अगर कोई, गवर्नमेंट को कोई जज फेवर में लग रहा था, या कोई गवर्नमेंट को किसी से इशू था किसी जज से, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट अपने हिसाब से सीजीआई को अपॉइंट कर रही थी, सीजीआई को, कि कौन सीजीआई होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अब मैटर क्या हुआ कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमारा कंट्रोल हो जाए कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे काम कराने होते हैं। गवर्नमेंट के मैटर रुकते कहाँ हैं, जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही रुकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकता है बस। सुप्रीम कोर्ट ही तो अनकॉन्स्टिट्यूशन कर देता है ना उनके जजमेंट, उनके एक्ट को। तो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी चाह रही थी, और वो अथॉरिटी का प्रोसेस क्या था कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट को अपने अंडर ले लो, अपने आदमी अपॉइंट करेंगे कोर्ट में, अपने आदमी अपॉइंट करेंगे कोर्ट में और अपने हिसाब से काम करवाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा था कि जजेस हम खुद अपॉइंट करें। तो इशू हो गया यहाँ, है ना। इसके आगे क्या होता है कि एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोर्ट में कोई मैटर जाता है ना, तभी कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेता है, तभी कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है, तभी कोर्ट उसके ऊपर कोई डिसीजन देता है। कोर्ट अपनी मर्जी से किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन नहीं देता। तो सुपर सेशन वाले मैटर्स हो तो रहे थे, लेकिन उसमें से कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई भी मैटर इस रिगार्डिंग के भाई ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं पहले, कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगी कैसे, और गया नहीं तो डिसीजन होगा कैसे। तो पहली बार ये जो क्वेश्चन था, ये पहली बार आता है सुप्रीम कोर्ट में। एक केस का नाम मैं आपको बताता हूं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी आता है और मेंस में भी हो सकता है इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये केस मेंशन करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पहला केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। ये केस पहली बार आता है कोर्ट में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जाता है कि पावर किसके पास है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, जुडिशरी के पास है। ठीक है, इशू बड़ा क्लियर है। पावर किसके पास है जज अपॉइंट करने की? सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई चलो 124 पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है तभी पता चलेगा जब 124 पढ़ेंगे 124 में क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ आता है, 124 को पढ़ता है, यहाँ पे लिखा है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। फिर नीचे आ जाओ,
after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court in the states as the President may deem necessary for the purpose। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता भाई यहाँ पर कहीं भी ऐसा तो लिखा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा, यहाँ पर तो लिखा है प्रेसिडेंट। और दूसरी चीज, प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करेगा? आफ्टर कंसल्टेशन। भाई कंसल्टेशन तो करना है उसको, किससे? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट जजेस से। कंसल्टेशन तो लिखा हुआ है, बट ऐसा कोई मैंडेटरी तो लिखा नहीं हुआ, कहीं पर ये तो लिखा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंकरेंस चाहिए। कंसल्टेशन लिखा है, कंकरेंस नहीं लिखा। तो इस पर एक और केस मैं आपको अगर नाम बताऊं तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आप लिखते जाएगा ना, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको इजीली मिलेंगी नहीं भाई। शंकर चंद सेठ 1977 दिख रहा होगा आपको, ऊपर कर देता हूँ। एक ये केस था, अब ऊपर वाला भी देखना जरूरी है। अब ये केस था 1977 का, और ये केस कब आया? एसपी गुप्ता वाला 1982 में। ठीक है, ये केस कब आया है? 1982 में आया है। और ये एसपी गुप्ता का केस 1982 में आया है, लेकिन ये केस था एक 1977 का। इसमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, इसमें आर्टिकल 222 डिस्प्यूट में था, जिसमें ऑलरेडी कोर्ट ये डिसाइड कर चुका था कि कंसल्टेशन का मतलब होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन। कोर्ट इसकी दे चुका था। लिटरल का मतलब होता है एज इट इज, लिटरल इंटरप्रिटेशन कोर्ट इसकी कर चुका था। लिटरल का मतलब होता है जैसा लिखा है ना वैसा ही पढ़ो, उसमें अपने थॉट प्रोसेस को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ है कंसल्टेशन तो कंसल्ट ही करो, कंकरेंस मानने की जरूरत नहीं है। तो ये इस केस में, पहले वाले केस में 1977 में जो आया था ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये मैटर डिसाइड हो गया था कि कंसल्टेशन का मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे और इसको कंकरेंस नहीं मानेंगे। कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन है, अपनी उसमें एक्स्ट्रा दिमाग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिटरल का मतलब होता है जैसा लिखा वैसा ही। अच्छा, अब एसपी गुप्ता का जो मैटर था ये इसको रेफर करते हैं, क्योंकि ये पहले डिसाइड हो चुका ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपने आर्टिकल 142 पढ़ा हो या 141 पढ़ा हो, तो उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग होती है सबके ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये मैटर पहले ही डिसाइड हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में 1977 में। तो एसपी गुप्ता के मैटर में कोर्ट इसी का रेफरेंस लेते हुए डिसाइड कर देता है कि भाई कंसल्टेशन की बात तो उसमें भी डिसाइड हो चुकी है ना, तो हम भी वही कहेंगे कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन ही होता है, आप उसको कंकरेंस नहीं मान सकते। कंकरेंस का मतलब हो जाता है, अगर कंकरेंस हो जाता ना, तो जो कंसल्टेशन में डिफरेंस आता वो ये आता कि कंकरेंस का मतलब हो जाता कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है ना वो बाइंडिंग हो जाता प्रेसिडेंट के ऊपर, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली क्या डिसीजन हुआ एसपी गुप्ता में कि भाई कंसल्टेशन करनी है, और इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई, एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ गई। ठीक है, मतलब इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन दे दी गई, कंसल्टेशन को कंसल्टेशन ही पढ़ा गया, कंसल्टेशन को कुछ और नहीं पढ़ा गया। अब टाइम बीत जाता है 1991 आ जाता है। ठीक है, 1991 में एक केस आता है सुभाष शर्मा वर्सेस। अब कुछ इश्यूज होने लगे होंगे तो कोर्ट को भी रियलाइज होने लगा होगा कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, जजेस को अपॉइंट करके अपने काम करवा रही है जजेस से। तो कुछ फील होने लगा गवर्नमेंट को, जजेस को सुप्रीम कोर्ट में।
इस केस में सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है, ओबिटा डिक्टा देता है। ऑब्जर्व मतलब कोई बाइंडिंग जजमेंट तो नहीं देता है, लेकिन ऑब्जर्व करता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर मैं आपको आर्टिकल 50 दिखाऊं, अपने बेयर एक्ट में भी आप आर्टिकल 50 खोल सकते हो। आर्टिकल 50 पे आ जाओ एक बार, 2 मिनट लगेगी बस आपको। और आर्टिकल 50 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम देखेंगे बाद में, पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसके एक एक आर्टिकल को। लेकिन अभी फिलहाल आर्टिकल 50 पे आओ और सिर्फ आर्टिकल 50 देखना। अभी यहाँ लिखा है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखे, अलग अलग, कोई भी उनका मैटर आपस में मिले ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। इस ऑर्गन में से आर्टिकल 50 ये कहता है, आर्टिकल 50 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होने चाहिए। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, मिलने नहीं चाहिए आपस में। इनका कोई भी फंक्शन मिलना नहीं चाहिए आपस में। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस कर रहे हैं ना, वो मतलब ऐसा ना हो कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर डोमिनेंस करे, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को दबाए। इस ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट हो और वो भी इंडिपेंडेंट हो, और दोनों अपनी इंडिपेंडेंसी में काम करें। ठीक है। तो ये जजमेंट जो आती है ना, ये वाली सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये कोर्ट सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बोलता है, अपना ऑब्जर्वेशन देता है, कोई जजमेंट पास नहीं करता, कोई बाइंडिंग जजमेंट नहीं होती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देता है। जो जज होता है ना इसमें, वो ऑब्जर्वेशन देता है इस केस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको पहले मैं आपको दिखाता हूं पीडीएफ फॉर्म में। यहां जब आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, जो भी मैंने आपको समझाया वही सब इसमें लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। आप इसको, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। आप इसको पॉज करके यहां तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। ये एसपी गुप्ता का केस हुआ, ये संतल चंद सेठ वाला, और यहां पर ये सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तीनों पैराग्राफ मैंने आपको बताया। आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ लेना, और नोट करो तो नोट कर लेना। फिर हम आ जाते हैं आगे। अब आगे आते हैं। ये तो पहला केस था जजेस से रिगार्डिंग कि जजेस को कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि भाई कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन ही होगा, हम ज्यादा उसमें और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सेकंड केस आता है इसके बाद 1991 में, जो मैंने आपको केस बताया ना, उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन आई थी एक कोर्ट की। सेकंड केस आता है सुप्रीम कोर्ट, लिखते जाओ इन सारी चीजों को, या फिर जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं उसको कॉपी कर लेना। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है। राइटिंग इस पैड पे ऐसी आती है, सॉरी फॉर दैट, बट आप आई होप समझ पा रहे हो कि मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस, बाकी मैं आपको ये दिखाऊंगा तो इसमें आप सारी चीजें देख लोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसमें क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, सेम इशू आया कोर्ट के पास कि कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा, और सेम इशू आया कि जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, किसके पास पावर होगी। ठीक है ना। और कोर्ट के पास ये इशू आया कि भाई इंडिपेंडेंस, कोर्ट की इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या होगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या होगा। अगर
सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की। एक तरीके से पार्लियामेंट के पास, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के पास चली गई पावर। और एग्जीक्यूटिव के पास अगर पावर चली गई तो फिर तो इंडिपेंडेंस पे खतरा आ जाएगा। भाई इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे अगर मेरे पास पावर है कि मैं अपॉइंट कर सकता हूँ एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो हमेशा डोमिनेंस बनी रहेगी, है ना। लेकिन होना क्या चाहिए, आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जजेस के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स नहीं होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन देने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। तो होता क्या है, इस केस में सेम इशू अराइज हुआ। तो यहाँ पर भी कोर्ट ये कहता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो ये इशू तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और इसमें क्या हुआ, इसमें डिसाइड क्या करा था कोर्ट ने। कोर्ट पहले ही बता चुका है एसपी गुप्ता वाले मैटर में कि कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन होगा सिर्फ, और हम कंसल्ट कर रहे हैं, कहीं बाइंडिंग कुछ लिखा नहीं हुआ, तो हम बाइंडिंग है नहीं, हम अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रहे हैं। तो अब यहां पर कोर्ट कहता है, इस मैटर में कोर्ट कहता है कि देखो इंटरप्रिटेशन की पावर किसके पास है। इंटरप्रिटेशन की पावर किसके पास है, देखो लेजिस्लेचर कानून बनाने की जो पावर है ना, वो तो पार्लियामेंट के पास है, नो डाउट, कानून बनाने की। लेकिन कानून में जो वर्ड है उसकी इंटरप्रिटेशन की, इस वर्ड का मतलब क्या होगा, ये जो पावर है ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। तो अब इंटरप्रिटेशन की बारी आती है। कोर्ट कहता है कि दिखाओ, मेरे को दिखाओ डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ। कोर्ट पढ़ता है आफ्टर कनकरेंस विद सच ऑफ द जजेस। तो गवर्नमेंट एडवोकेट कहता है सरकार कंसल्टेशन लिखा हुआ है, कनकरेंस नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, कंसल्टेशन लिखा हुआ है, कनकरेंस नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट जज अपने चश्मे को दोबारा से साफ करके और देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो कनकरेंस ही दिखाई दे रहा है, मेरे को तो कनकरेंस ही दिखाई दे रहा है, बताओ कहां लिखा है कंसल्टेशन, मेरे को तो दिख रहा है कनकरेंस लिखा हुआ है इधर। अब गवर्नमेंट क्या बोले, गवर्नमेंट बोली कि नहीं जनाब, हम भी पढ़े हुए, हमने भी वही लॉ करी है, आपने भी लॉ करी है, हमने भी एलएलबी की डिग्री ली है, हम भी एक्सपीरियंस्ड मेंबर है, हमको भी 50-50 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ पर कंसल्टेशन लिखा हुआ है, साफ साफ कंसल्टेशन लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, जो बेंच होती है, वो कहती है नहीं, एक बात बताओ, ये पावर किसके पास है इंटरप्रिटेशन की, यहाँ क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है, ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कनकरेंस लिखा हुआ है, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कनकरेंस लिखा हुआ है, और हम इसको कनकरेंस ही पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, कनकरेंस, कंसल्टेशन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से बदल गई बात, यहां से होगी सारा सिस्टम खराब, गवर्नमेंट के हाथ में से गई बात। क्योंकि अगर कनकरेंस पढ़ लिया, अगर कनकरेंस इसको पढ़ लिया, तो फिर तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो हाई कोर्ट के जजेस कहेंगे उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये तो गई, ये बात तो गई सरकार के हाथ से, पावर आ गई सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में पावर ले ली, क्योंकि भाई आर्टिकल 50 भी यही बात कहता है, और होना भी यही चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तभी रहेगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको, पहले वाले केस को ओवर रूल करते हुए इस केस में हेल्ड किया कि यहां पर हम कंकरेंस पढ़ेंगे, कंसल्टेशन नहीं पढ़ेंगे। और साथ साथ में कुछ गाइडलाइंस दी हर चीज की, कुछ गाइडलाइंस दी, वो गाइडलाइंस मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है, आप ये गाइडलाइंस पढ़ सकते हो सारी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये भी लिखा हुआ है, देखो, द वर्ड कंसल्टेशन वुड बी कंस्ट्रूड एज कंकरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें तो कंकरेंस दिखाई दे रहा है और हम कंकरेंस ही पढ़ेंगे इसको।
अब कुछ गाइडलाइंस दी थी, वो गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन गाइडलाइंस को आप इजीली पढ़ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। नो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज वुड बी मेड अनलेस इट इज इन कन्फर्मेटिव विद द ओपिनियन ऑफ द सीजीआई। किसी भी जज की अपॉइंटमेंट बिना ओपिनियन ऑफ द सीजीआई नहीं हो सकती, ठीक है। As the President is advised by the Council of Ministers, the CGI would also be advised by at least two other senior-most judges, and therefore the appointment of judges would be the result of participatory consultative process. जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं 74 में, उसी तरीके से दो जजेस, दो सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को एडवाइस करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 1+2 हो गया ना, ये दो तो सीनियर मोस्ट जजेस हो गए और एक सीजे हो गए। ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये प्रोसेस बताया, इसको कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। पहली बार कोलिजन सिस्टम आया, कोलिजियम। कोलिजियम कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं इसको। तो पहली बार ऑफिशियली अनऑफिशियली यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, सारी पावर एक आदमी के हाथ में देना भी ठीक नहीं है कि एक सीजीआई जो सारे डिसाइड करे, कि सीजीआई बोले कि किसको बनाना है किसको नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक सीजीआई और दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, ये तीनों कंसल्टेटिव अपना कंसल्ट करके आपस में और प्रेसिडेंट को बता देंगे कि इसको बनाना, और प्रेसिडेंट उस पर स्टैंप मार देंगे, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास, इस कोलिजियम के पास, सीजीआई और टू सीनियर मोस्ट जजेस, तीन आदमियों के पास। ऑल द कंसल्टेशन प्रोसेस विल बी इन राइटिंग। ये तो इजी है। यहाँ कहता है कि जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं ना प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस पर एक्ट करते हैं इन द सेम मैनर और शुड गिव द सेम एडवाइस विच वॉज गिवन बाय द सीजीआई। तो सीजीआई भी इसी तरीके से एडवाइस देंगे और उस एडवाइस पे इसी तरीके से वर्क करेंगे जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वर्क किया जाता है। वो हम जब 74 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज, इसको लिख के रख लो। फिर कहते हैं कि सीजीआई कौन होना चाहिए, सीजीआई कौन बनेगा, इस मैटर पे भी डिसाइड किया, इस मैटर पर गाइडलाइन दी कि सीजीआई कौन होना चाहिए, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक और गाइडलाइन दी, इंटर से सीनियोरिटी अमंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट शुड बी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। देखो, जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं ना, 28 हाई कोर्ट हैं एज ऑफ नाउ, जहां तक मेरे को याद है। तो उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है उन जजेस की, पूरे कंप्लीट 28 जज हाई कोर्ट्स की। 28 है या 25 है, आई थिंक, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। 25 है शायद मेरे हिसाब से, जितने स्टेट्स है उतने हाई कोर्ट्स नहीं है, उससे कम है। 25 है जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो ये तो चेक कर लेना आप, कोई इशू नहीं है। तो क्या होता है, जो पूरे हाई कोर्ट है ना, पूरे हाई कोर्ट A to Z, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कहीं पर भी कोई भी हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, उन सारे जजेस की लिस्ट बनाई जाती है ऑल इंडिया बेसिस पर। मान लो पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में सपोज हाइपोथेटिकली 1000 जजेस हैं हाई कोर्ट में, सपोज। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। सपोज 1000 ले लेते हैं, पूरे इंडिया में 1000 जजेस हैं। तो इनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट में नंबर, मतलब सीनियोरिटी वाइज लिस्ट बनती है इनकी, कौन पहले अपॉइंट हुआ था उसके हिसाब से लिस्ट बनती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए ऑल इंडिया बेसिस पे, जिसमें ऑल इंडिया बेसिस पे सबके नाम लिखे हों, और इसमें से जो सीनियर मोस्ट होगा वो सीनियर मोस्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर देंगे। सपोज ये सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये एक प्रोसेस था। हाई कोर्ट से जजेस आते हैं ना, हाई कोर्ट से जजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सीनियोरिटी की लिस्ट बनाओ, उसमें जो सीनियर होगा उसको हम अपॉइंट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। हो गया, यहां तक हमने दूसरा केस देख लिया। इसको देख लेते हैं, देयर आफ्टर द प्रेसिडेंट, सॉरी यहां तक देख लिया हमने, रुक जाओ। हाँ, यहां तक हमने दूसरा केस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बात आ जाते हैं उसके बाद, देयर आफ्टर। यहां पर जो हमने देखा ना, ये इसमें कुछ मैटर जो है वो रह गया था। इसमें जो हमने देखा अभी, इसमें थोड़े बहुत पॉइंट रह गए थे जो कंप्लीटली डिस्कस नहीं हुए थे, उसके लिए दोबारा से
डिस्कशन जरूरी थी और थोड़ी क्लैरिटी जरूरी थी। तो क्या हुआ, 143 में प्रेसिडेंट जो है ना वो रेफरेंस दे सकता है, ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर के ऊपर। हालांकि वो बाइंडिंग नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर, पर फिर भी ओपिनियन मांगा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट के आर नारायणन, उस टाइम पर प्रेसिडेंट के आर नारायणन थे। तो thereafter the president K.R. Narayanan sought the opinion of the Supreme Court under Article 143। उसके बाद आता है ये, इसको थर्ड जजेस केस बोलते हैं, लेकिन ये एक ओपिनियन मांगा गया था। प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस सेंड करके 143 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट से मांगा था कि इस पे थोड़ी सी और क्लियरिटी दी जाए कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। तो और क्लियरिटी के लिए ये मांगा गया था, और इसमें और सारे पॉइंट्स गाइडलाइन सेम जैसे पिछले वाले केस में गाइडलाइंस दी ना मैंने आपको बताई, इसी तरीके से इसमें गाइडलाइंस थी। वो गाइडलाइंस क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। ये 11th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी सॉरी, रेफरेंस। और 9 जजेस की बेंच बैठी इसके लिए, 9 जजेस बैठे और 9 जजेस ने गाइडलाइंस डिसाइड करी। अब ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम में फॉलो होती है, ठीक है, ये आज के टाइम में फॉलो की जाती है गाइडलाइंस। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको बताता भी जाऊंगा और आप इनको नोट डाउन भी कर लेना अपनी नोटबुक में, इसको वीडियो को पॉज करके। और इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में। और मैं आपको कंप्लीट कोर्स पूरा पूरा कराऊंगा, कंप्लीट कोर्स, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, बाकी सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी सारी चीज़ें करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखो आगे चलते हैं। वाइल मेकिंग द रिकमेंडेशन, अब ये कुछ गाइडलाइंस बता रहा हूं मैं आपको जो इसमें दी गई थी इन रेफरेंस AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 9 जजेस बैठे थे बेंच पे। जजेस जो बैठते हैं उसको बेंच बोलते हैं, और एडवोकेट बार बोलते हैं। तो बार और बेंच का रिलेशन होता है, आपने ये सुना होगा या पढ़ा होगा, ये बेसिक चीजें हैं। तो while making the recommendation the CGI while making the recommendation the CGI ought to consult 4 senior most puisne judges। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये देखो क्या हेल्ड हुआ। पहले वाले हमने देखा कि 1+2 था ना, एक CGI और दो अदर जजेस। अब इसमें थोड़ा चेंज करके 1:4 कर दिया, और इसमें बोला गया कि एक CGI और 4 अदर जजेस, इनका कोलिजियम होगा, और ये डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। ठीक है, 1:4 का कोलिजियम होगा, और ये डिसाइड करेंगे, ये जो कोलिजियम होगा ना ये डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। देख सकते हो आप। वाइल मेकिंग द रिकमेंडेशन द CGI ought to consult 4 सीनियर मोस्ट प्यूने जजेस। सो, और ये जो 4 है ना मैंने आपको बताया, एक तो CGI होंगे, ये तो CGI होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये जो 4 अदर जजेस होंगे ये सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक CGI, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 5 होगा इन टोटल। ये मेजोरिटी बेसिस पे ये कोलिजियम बनाएंगे, और मेजोरिटी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, द ओपिनियन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ कोलिजन शुड बी इन राइटिंग, ये तो ऑब्वियस है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द कोलिजन इज अगेंस्ट, अब मैंने आपको बताया मेजोरिटी बेसिस पे करेंगे, 5 में से अगर 3 सहमत है तो ठीक है, 5 में से अगर 3 सहमत नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा प्रपोजल। यही लिखा हुआ इधर, इसको आप पढ़ लेना। और इसके बाद आ जाते हैं यहां पर, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ये ई लिखा ना, ये सी है एक्चुअली, और ये हाई कोर्ट है, HC लिखा है, ये HC, ये क्लरिकल मिस्टेक है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, इग्नोर, इस तरीके की चीजों को इग्नोर कर दिया करो। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस,
अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट। ये तो सुप्रीम कोर्ट वाली बात समझ में आ गई आपको, 1-4 वाली। अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है ना, तो हाई कोर्ट के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही अपॉइंट करते हैं, बट उसका कोलिजियम 1:2 का होता है। ये देखो, ठीक है, सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हु वुड ऑल्सो कन्वे देयर ओपिनियन इन राइटिंग। एक सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड कर देते हैं हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब एक और एक्सेप्शन है, इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूं क्या है ये कहता है कि देखो, सीनियोरिटी रूल तो है ही हमारे पास, भाई कुछ नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सीनियोरिटी रूल तो है ही, लेकिन एक और एक्सेप्शन है कि अगर कोई जज एक्सेप्शनली गुड है, एक्सेप्शनली नॉलेजेबल आदमी है, कोई बहुत नॉलेज है उसमें, बट क्योंकि वो सीनियर नहीं है, क्योंकि वो सीनियर नहीं है उसकी, ये जैसे हमने देखा कि ऐसी लिस्ट बनती है एक, कहाँ गई वो लिस्ट, ये जो लिस्ट बनती है, सपोज यहाँ पर कोई जज है इस नंबर पर, यहाँ पर, तो पहले तो यही है सीनियोरिटी लिस्ट में सब, बट क्या इसको बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज? हाई कोर्ट की लिस्ट में जो सीनियर नहीं है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है? उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है? It was also laid down that there can be an exception to the seniority rule. इस रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी, इसमें कहा कि एक्सेप्शन बनाई जा सकती है, एक्सेप्शन हो सकती है अगर कोई जज आउटस्टैंडिंग मेरिट का हो, अगर कोई जज आउटस्टैंडिंग मेरिट का हो, उस रिगार्ड में, उस कंटेक्स्ट में एक एक्सेप्शन हो सकती है, और उस कंडीशन में उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ये होगी एक्सेप्शन। ठीक है, और एक दूसरी एक्सेप्शन होती है, एक दूसरी एक्सेप्शन जो होती है ना, वो क्या होती है कि सपोज एक राजस्थान के हाई कोर्ट से 0 जज है, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, तो वहां से सपोज मान लो कि वहां से एक भी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, एक भी जज राजस्थान हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है, ये भी एक एक्सेप्शन हो सकता है कि सपोज मान लो ये जज राजस्थान हाई कोर्ट से बिलोंग करता है, ये जज, ये इसको भी उठा के जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक एक्सेप्शन हो सकती है, इसको भी एक गुड रीजन माना जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें थी। एक लास्ट चीज और बताता हूं आपको, एक लास्ट चीज और बताता हूं आपको, ये तो छोटी सी चीज है कि अगर बात आए ट्रांसफर की, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट करता कौन है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये तो हमने पढ़ लिया। अब अगर बात आए इस ट्रांसफर की कि एक हाई कोर्ट से, सपोज दिल्ली हाई कोर्ट से किसी को राजस्थान हाई कोर्ट में भेजना है, या फिर राजस्थान हाई कोर्ट से किसी को हिमाचल हाई कोर्ट में भेजना है, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है जजेस का, तो कौन करेगा? 1:4 का कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक सीजीआई और 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके पास पावर है कि ये किसी का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इजी है। ये कोलिजियम जो है 1-4 का, ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के जज का, सपोज किसी को दिल्ली से उठा के और मुंबई भेजना है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कोलिजियम बनाएगा 1-4 का, जिसमें सीजीआई होगा, एक तो सीजीआई होगा, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो किसी भी हाई कोर्ट से उठा के दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ, और आपको ये नोट्स भी मैंने दिखा दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, केसेस डिस्कस कर दिए मैंने आपके साथ, जो इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस कर दिए, और 124 ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर लिया है। 1-2 पॉइंट और रिमेनिंग है छोटे मोटे, वो हम
जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।